Rothschild family. The Rothschild family wealth was hidden in underground vault. Just how rich and powerful is Lord Evelyn Rothschild? एक टाइम पे ये फैमिली इतनी पावरफुल थी कि जैसे आज के टाइम पे IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देते हैं ना कंट्रीज को, या दूसरे कंट्रीज को लोन देते हैं, ये फैमिली इतनी पावरफुल थी कि ये एम्पायर्स के एम्पायर्स और कंट्रीज के कंट्रीज यानी देशों को लोन दिया करती थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई राजा महाराजा की फैमिली से आते हैं ये फैमिली और इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल एक इंसान ने इसको शुरू किया था। जो लोग लिटरली बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं ना, ये वीडियो उनका दिमाग खोल के चली जाएगी कि भाई बिजनेस माइंडसेट जो जिस इंसान का होता है वो किस तरीके से सोचता है और उसके दिमाग के जो पैंतरे होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है वो पूरी दुनिया को आज के टाइम पे भी कंट्रोल करती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि रोथस्चाइल्ड फैमिली का एक मेंबर अंबानी जी की शादी में भी आया था जब अभी लेटेस्ट हुई थी, और रोथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो जब चाहे वो तब ग्लोबल फाइनेंस को जिस तरफ मोड़ना चाहे मोड़ सकती है। वो इतनी पावरफुल है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई टाइटैनिक डूबा नहीं था, टाइटैनिक को डुबोया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो लोग थे वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपोज कर रहे थे जो इनके नुकसान में जा रही थी, स्पेशली रोथस्चाइल्ड फैमिली और एक और फैमिली है जिसको आगे बताऊंगा। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, और रोथस्चाइल्ड फैमिली लिटरली इतनी पावरफुल तो वो थी, इतनी पावरफुल हुई कैसे, इस चीज को मैं आपको बहुत ही ऐसे समझाऊंगा जैसे आप 10th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, क्लैरिटी के साथ। अब रोथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया या नहीं किया ये तो हम अपनी पूरी वीडियो में समझ लेंगे, या फिर ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन एक बात श्योर थी कि रोथस्चाइल्ड फैमिली को ये बहुत अच्छे से पता था कि उनके बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या नहीं। और आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अगर आप किसी बिजनेस पे काम कर रहे हो, किसी स्टार्टअप पे, स्मॉल बिजनेस या मीडियम साइज बिजनेस पे, मैनेजमेंट। और अगर आप ऐसे किसी भी बिजनेस पे काम कर रहे हो ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको एक बार प्लेटफॉर्म ओडू जरूर ट्राई करना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिनके पास 45 से ज्यादा बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जो आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई और ऑटोमेट कर देती है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके जो इनवॉइसिंग का प्रोसेस है ना उसको प्रॉपरली ऑटोमेट कर देता है कंप्लीटली। इससे ऑफ कोर्स आपका पैसा भी बचता है और टाइम भी। आपको सिर्फ कुछ क्लिक्स करने होते हैं और आपका इनवॉइस रेडी हो जाता है। आपको कस्टमर की डिटेल्स खुद से भरनी है तो ठीक, वरना आप GST नंबर भर दो, कस्टमर की सारी जरूरी डिटेल्स वो खुद उठा लेगा। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड करो, पेमेंट्स की टर्म्स चूज करो और स्पेशल टाइमलाइन सेट करो, सब डन, इनवॉइस आपका रेडी। इनफैक्ट अपने आप ही ओडू टैक्स भी कैलकुलेट कर देगा, सारी झंझट खत्म। और सबसे अच्छी बात क्या, आप इसमें अपनी अकाउंट डिटेल्स भी भर सकते हो जिससे जो पेमेंट्स है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इनवॉइस बनने के बाद चाहो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। और ओडू के डैशबोर्ड पे आपका जो भी पेमेंट का स्टेटस चल रहा है वो सारा कुछ आपको साफ दिखता रहेगा। जैसे ही कोई पेमेंट डन हुई, ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है वो पेड में अपडेट हो जाएगा। मतलब इनवॉइसिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड, आपकी टेंशन खत्म, और आप अपने सारे इनवॉइसेस ट्रैक भी कर सकते हो। इससे पहले मैं रोथस्चाइल्ड फैमिली की बातें शुरू करूं, गिव अ चांस टू ओडू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार क्लिक करके चेकआउट करना मत भूलना। अब देखो रोथस्चाइल्ड फैमिली की जो कहानी है ना वो एक बंदे से स्टार्ट होती है। इस बंदे का नाम था मेयर एम्स्टेल रोथस्चाइल्ड। ये इंसान पैदा हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है जर्मनी की, जैसे हमारी मुंबई है, वहाँ एक गीटो में। गीटो क्या होता है? गीटो एक्चुअली बात यह है कि जिस टाइम पे पैदा हुए थे ना 1744 के टाइम पे, उस टाइम ज्यूस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ज्यूस को इनफैक्ट किसी भी देश में, यूरोप के सारे कंट्रीज में यही हालात थे उनके कि उनको रहने के लिए एक गली काट देते थे। मतलब एक सिंपल गली, उसके दोनों तरफ घर है, उसके अलावा उस पे चारों तरफ उसके दीवारें खड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, और सिर्फ एक छोटा सा गेट है, उस गेट पे गार्ड होगा। ज्यूस सिर्फ उस गली में रहेंगे, उस गली के बाहर वो सिर्फ 7 बजे तक बाहर घूम सकते हैं शाम को, उसके बाद वो बाहर नहीं घूम सकते। संडे के दिन वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और लोग चर्च जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यूरोप में इन गीटोस के अंदर क्यों ज्यूज रहते थे, क्योंकि हजारों सालों से ना ज्यूस के अगेंस्ट बहुत लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था। एम्परर्स जो होते हैं ना, एम्परर्स पहले जो थे एम्परर्स थे वो आज पॉलिटिशियंस हैं एक तरीके से। तो वो लोग क्या है कि जब उन्हें पब्लिक को इकट्ठा करना होता था तो वो धर्म का इस्तेमाल करते थे। और धर्म का इस्तेमाल करने का मतलब क्या, कि लोगों के मन में ये डालना कि जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई करा गया था उसमें ज्यूज रिस्पॉन्सिबल है, और आज के ज्यूज भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हजारों साल बाद भी वही ज्यूज रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्रोपेगेंडा इतना गंदा था, और उस टाइम लोग रिलीजियस भी हुआ करते थे, सोशल मीडिया जैसी चीजें तो थी नहीं और ना इतनी अवेयरनेस थी। तो ज्यूज के खिलाफ लोगों में बहुत गंदे लेवल का हेट था।
कई लोग शायद ज्यूज को इम्प्योर समझते थे उस टाइम पे, और वो नहीं चाहते थे कि ज्यूज जो है वो इस पर्टिकुलर उससे बाहर आए, स्पेशली जब चर्च जा रहे हो लोग, तब तो बिल्कुल ना आए। अब ऐसे ही एनवायरनमेंट में ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के गीटो में मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड का जन्म होता है। अब उस टाइम पे जो ज्यूज थे ना वो ज्यादातर बिजनेसेस कर नहीं पाते थे, मतलब ये लोग अपने देश के सिटीजन ही नहीं समझते थे ज्यूज को मोस्ट ऑफ द एम्पायर्स में। अब जब कोई इंसान सिटीजन ही नहीं है तो वो जमीन नहीं खरीद सकता, ऑब्वियस सी बात है, जमीन नहीं खरीद सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब आपके पास आईडीज ही नहीं है तो फिर आप क्या लाइसेंस बनाओगे। तो मोस्टली जो ज्यूज का बिजनेस होता था ना वो ऐसे होता था कि कैश में लो, कैश में दो, ताकि कैश कमाया जा सके, ऐसे ही प्रोफेशन काम आएंगे। तो यूजुअली लोग ज्यूज जो होते थे वो बैंकर्स होते थे। आज के टाइम पे बैंकर्स जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है, उस टाइम पे नहीं था। बैंकर्स मतलब सिंपल ये मान लो मुनीम, मुनीम जो बड़े बड़े लोगों के खाते, उनके पैसे उनको मैनेज करेगा, कहीं से पैसा आना है उसको इकट्ठा करेगा, हिसाब लगाएगा, रजिस्टर में रखेगा, वो सारा काम ज्यूज करते थे। उसके अलावा कुछ टेक्सटाइल का काम कर लिया, कपड़े बना लिए बेच दिए, कपड़े कहीं और से आए पुराने कपड़े, उनको कुछ रफू वफू करके और दोबारा बेच दिया, मतलब वो काम जिसमें कैश आ सकता है, क्योंकि उसी से उनकी जीवन शैली चलती थी। अब मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड जो बंदा है ना, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पैदा हुआ था। मतलब ऐसा मान लो कि डेस्टिनी ही थी कि इस बंदे को टॉप पे पहुंचना ही था, इसकी फैमिली को पहुंचना ही था। नेचर का मैंने बताया ना कि इनबिल्ट एक बैलेंस है, जो सबसे नीचे रह चुका है वो एक दिन सबसे ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये इनबिल्ट बैलेंस है नेचर का। तो मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड जो है, ऑफ कोर्स ये बंदा भी मुनीम बनने की कोशिश करेगा। अब इस बंदे ने सोचा कि भाई अब मुनीम ही बनना है तो क्यों ना सबसे पावरफुल इंसान का बनो एम्पायर में। और सबसे पावरफुल कौन है? प्रिंस। अब फ्रैंकफर्ट उस टाइम पे जो है वो हेसे कैसल नाम का एक एम्पायर हुआ करता था, उसके अंडर आता था। अब हेसे कैसल एम्पायर के जो प्रिंस थे ना वो थे प्रिंस विलियम। तो मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड ने एक दिमाग लगाया कि भाई कैसे मैं प्रिंस के पास पहुंच सकता हूँ। तो उसको पता चला कि भाई प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीक कॉइन्स जो होते हैं ना उसमें वो बंदा बहुत इंटरेस्टेड रहता है। आर्ट्स में पैसे वाले लोग अक्सर इंटरेस्टेड रहते ही हैं। तो मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड ने, इस बंदे ने क्या किया, अब मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ ना कि इस बंदे ने क्या किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस वही है कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मार दी, सचिन बहुत बढ़िया खेलता है, इस टाइप से ही है। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने एक पोर्टफोलियो तैयार करा जिसमें बहुत एंटीक कॉइन्स को इसने इकट्ठा करा मेहनत करके, और उसको प्रिंस विलियम्स को भेज दिया। अब उस टाइम पे ना लोग थोड़े इतने सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन टाइप के नहीं होते थे, तो वो पोर्टफोलियो जो है वो प्रिंस विलियम को काफ़ी, मतलब उनके दिल को छू गया। उन्होंने फिर मुलाकात के लिए बुलाया, बातचीत हुई और वो एक जॉब या काम दे दिया अपने साथ में ही, क्योंकि प्रिंस विलियम के पास तो प्रॉपर्टीज, प्रिंस है भाई, बहुत सारा कुछ होता है। धीरे धीरे मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड को प्रिंस विलियम का भरोसा जीतना था, उनका बहुत खास बनना था, क्योंकि इसके एक्चुअली बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स क्या थे भाई? जो वो गीटोज है ना जिनसे बाहर निकलने के लिए भी आप 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है। अगर आप प्रिंस विलियम के मुनीम हो ना या खास हो तो आप बाहर रह सकते हो, क्योंकि वो प्रिंस है, आपको स्पेशल परमिशंस मिल जाएंगी, आप संडे के दिन भी बाहर रह सकते हो सकता है आप अपना घर भी बाहर बना लो, इन सारी चीज़ों की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इस टाइम तक खैर जो ज्यूज के खिलाफ हेट था या प्रोपेगेंडा था ना वो काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि ये चल रहा था 2000 सालों से। अब तो ये काफ़ी वीक हो चुका था ऑलरेडी, अब दुनिया मूव ऑन कर चुकी थी, ज्यूज के पास इतनी कोई पावर थी नहीं, वो वैसे ही काफ़ी वीक सिचुएशन में थे। तो मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड को एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट दिखा कि भाई जो प्रॉब्लम प्रिंस विलियम फेस करेंगे वो उसको सॉल्व करनी है, तभी वो खास बन सकता है। और प्रिंस विलियम उस टाइम पे एक प्रॉब्लम फेस करते थे कि उनकी जो आर्मीज होती थी ना वो बाकी एम्पायर्स के लिए लड़ती थी। हेसे कैसल जो है वो इतना बड़ा एम्पायर नहीं था जितना ब्रिटिश एम्पायर है या नेपोलियन का एम्पायर था या नेपोलियन का फ्रांस था, उतना बड़ा नहीं था। तो ये अपनी आर्मीज को भेजते थे। अब आर्मीज को आप अपनी भेजोगे तो आपको अपनी आर्मीज के लिए गोल्ड और सिल्वर देना पड़ेगा। क्यों? आपकी जो हेसे कैसल के कॉइन्स है ना वो हेसे कैसल में ही चल सकते हैं। अगर ब्रिटिश आर्मी के साथ वो लड़ने जा रहे हैं तो उनको गोल्ड और सिल्वर चाहिए, क्योंकि वो कौन से देश में चले जाए पता नहीं, और हेसे कैसल के कॉइन्स आपके चलेंगे नहीं। वहाँ जाके आप वो खाना पीना, उनका रहना सहना सब कुछ करना चाहेंगे, वो होगा नहीं, उनको चाहिए गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ प्रिंस विलियम को एक बहुत मेजर इशू होता था कि भाई मैं आर्मीज ब्रिटिश एम्पायर वगैरह को दे तो देता हूँ, और उसके बदले में ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर उनको कुछ वापस करता ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो मेरे पास कम हो रहे हैं, बचे नहीं है, और बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ की। यहाँ से मेयर एम्शेल रोथशाइल्ड को एक दिमाग लगाया उन्होंने, और उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा कि हेसे कैसल में तो कॉइन चल जाते हैं ना, तो वहां तो गोल्ड और सिल्वर की जरूरत नहीं है ना लोगों को। तो वो हेसे कैसल से गोल्ड इकट्ठा करते थे लोगों से, और उस गोल्ड को प्रिंस विलियम को सप्लाई करते थे। प्रिंस विलियम को तो जितना मर्जी गोल्ड दे दो उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके पास कॉइन्स हो या गोल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। उल्टा गोल्ड या सिल्वर ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो आर्मी को देना पड़ेगा जब वो कहीं और जाएंगे। तो एक गारंटेड डिमांड हो गई प्रिंस विलियम की तरफ से।
गारंटेड डिमांड हो गई तो मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस उन्होंने खोल दिया कि भाई तुम अपने गोल्ड लेके आओ और मेरे से हेसे कैसल के जो कॉइन्स होते हैं वो लेके चले जाओ। और हेसे कैसल एम्पायर के जो कॉइन्स हैं वो उस एम्पायर में तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि गोल्ड तो फिर चोरी हो जाता है, बहुत सारे लफड़े उसके साथ, लेकिन आपका कॉइन तो कॉइन ही है। अगर आपको वहीं रहना है तो आपको कॉइन में ही ज्यादा फायदा है। तो यहाँ से मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड ने पहले तो प्रिंस विलियम जो है ना उनका अच्छा खासा ट्रस्ट जीता, मतलब क्लोज हो गए काफी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। दूसरी चीज ये कि अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करा, इसको ही फ्रंट रनिंग बोलते हैं एक्चुअली आज के टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस टर्म्स है ना वो कहीं ना कहीं मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड ने ही इन्वेंट करी या उनकी फैमिली ने ही इन्वेंट करी। हो सकता है वो पहले भी हो रही हो, लेकिन जो इंट्रोड्यूस करी ना मेजर मार्केट में वो इन्होंने ही करी। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि आप एक चीज कहीं से उठाओ, वहां भी पैसा कमाओ। जैसे गोल्ड वो लोगों से उठा रहे थे, वहां से कुछ पैसा कमाते थे, कुछ ना कुछ कमीशन या फिर छोटा मोटा पार्ट, और वही गोल्ड उठा के प्रिंस विलियम्स को बेचते थे, जहाँ से वो दोबारा से पैसे कमाते थे। 7-8% का कमीशन, अच्छा खासा मोटी कमाई उन्होंने की। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड इस कमाई से तो वो दुनिया के इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं बन सकते, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे उनकी लाइफ का एक क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि उनके 5 बेटे हुए, 5 बेटी हुई। उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि भाई प्रिंस विलियम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन प्रिंस विलियम हमेशा प्रिंस रहेंगे इसकी क्या श्योरिटी है। यूरोप तो वैसे भी बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में रहता था, हर 10-15 साल में वहाँ वॉर होना बहुत आम बात हो चुकी थी ऑलरेडी। तो अगर प्रिंस विलियम प्रिंस नहीं रहे, मान लो फ्रांस ने अटैक कर दिया और फ्रांस ने अपने कॉइन्स लागू कर दिए, तो ज्यूस के पास तो वैसे ही प्रॉपर्टी तो वो खरीद नहीं सकते, तो उनकी जो कॉइन्स हैं, पैसा कमाया, वो सब वेस्ट हो गया। गोल्ड वो और सिल्वर जो है वो अपने पास रखते भी नहीं थे, क्योंकि वो आगे सप्लाई करने हैं। तो मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड का दिमाग चला। अभी एम्बिशियस इंसान के साथ यही होता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है व्हाट नेक्स्ट, और आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। अब यहाँ से मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड ने अपने 5 बेटों को 5 बड़े एम्पायर्स की कैपिटल में भेज दिया, लंदन, वियना, नेपल्स। एक जो सबसे बड़े बेटे थे उनको फ्रैंकफर्ट ही रख लिया, और 5वां जो था वो पेरिस, सबसे छोटा, फ्रांस के अंदर। ऑब्वियसली एक तो इसका सिक्योरिटी रीजन था, दूसरा ये रीजन था कि अगर प्रिंस विलियम के साथ काम करके उनको इतना फायदा हो रहा है, तो बाकी एम्पायर्स के जो प्रिंस होते हैं उनको भी तो सेम ही जरूरत पड़ती होंगी ना, उनको भी तो गोल्ड और सिल्वर चाहिए ही। तो सेम ही मेथोडोलॉजी तुम वहाँ जाके लगा दो, उनके प्रिंस के करीबी बन जाओ, ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा हो। अगर कोई एम्पायर उजड़ भी जाए तो दूसरा एम्पायर तो है। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटों को बाहर भेजा ना, तो उनके कुछ रूल्स थे, फॉर्मल रूल्स, जिसकी वजह से रोथशाइल्ड फैमिली आज तक भी टिकी हुई है। फॉर्मल रूल्स क्या थे कि कोई भी जो बिजनेस का डिसीजन है वो फैमिली के बीच में होना चाहिए। फैमिली के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या लड़ाई होती है वो फैमिली के बाहर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि फैमिली में जो विमेन है, लड़कियां हैं, उनको तुम डाउरी दो, उनको दहेज दो बढ़िया दबा के, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी, फीमेल बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी। और फीमेल का हस्बैंड जो होगा, सन इन लॉ, वो भी नहीं बनेगा। मतलब सीधे सीधे ये है कि रोथशाइल्ड की लेगेसी रोथशाइल्ड फैमिली में ही रहेगी, उनके बेटों में, 5 बेटे, उसके बाद जो बेटे होंगे उनमें। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड के। और इनके बच्चों के लिए भी ना ये हो गया कि ये रूल्स जो हैं वो एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट बन गया जिंदगी जीने का। वो भी इन रूल्स को कभी नहीं तोड़ते थे। और मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड का एक और रूल था कि भाई तुम जो 5 पैसा कमाओगे ना, उसमें कोई एक बंदा जो है वो बहुत सारा पैसा कमा ले, मान लो प्रॉफिट्स कर ले, तो वो 5 का है प्रॉफिट्स। और अगर 5 जो है वो बहुत गंदा लॉस कर ले तो वो सबका लॉस है, एक इंसान का लॉस नहीं है। मतलब ये कि मॉडर्न लैंग्वेज में पूरी जो 5 हैं ये वो एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और कुछ नहीं। अब ये 5 के बाहर जाने के बाद ये धीरे धीरे इन्होंने वही जो इनके फादर ने किया वही मेथोडोलॉजी इन्होंने लगानी शुरू कर दी और प्रिंस के पास जाने लग गए। और ये चीज प्रिंस विलियम के भी फायदे में थी एक्चुअली, वो आपको आगे ना टेक्निकली समझ में आ जाएगा कैसे। अब यहाँ से जो इस फैमिली के लिए मेन टर्निंग पॉइंट आया वो आया 1803 में। नेपोलियन ने एम्पायर्स पे वॉर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब ये नेपोलियन वॉर क्या था ये समझने के लिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे मान लो कि फ्रांस पूरे यूरोप के बाकी एम्पायर्स पे अटैक कर रहा था। फ्रांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और फ्रांस में कोई एम्पायर नहीं था। फ्रांस में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि भाई सब इक्वल है, कोई एम्पायर का प्रिंस या क्वीन या किंग नहीं होता है, सब बराबर है, इक्वालिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद एक ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट फॉर्म करो और सब इक्वल होने के हिसाब से आप जजमेंट लोगे। ये कुछ नहीं होता है कि कुछ लोग नोबल्स हैं, कुछ स्लेव्स हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ ज्यूज़ हैं, कुछ नहीं, सब बराबर है। तो नेपोलियन जो है वो उस फ्रांस को लीड कर रहे थे और अच्छी खासी मतलब फ्रांस की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो फ्रांस ने जब एम्पायर्स में वॉर डिक्लेयर करा तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट बन गया, क्योंकि 1806 में वही हुआ जो मेयर एम्स्टाइल रोथशाइल्ड ने सोचा हुआ था
विजनरी इंसान था भाई। सोचा गया था कि भाई प्रिंस विलियम पे कभी भी अटैक हो सकता है, वही हुआ। नेपोलियन ने उस पर अटैक किया और प्रिंस विलियम को वहां से भागना पड़ा। लेकिन प्रिंस विलियम जब भागे ना, तो उस टाइम तक मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड बहुत खास बन चुके थे ऑलरेडी, और वो 2 से 3 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड को दे के भागे कि तुम मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, इसको सेफ रखना, मैं वापस आऊँगा कभी। अब ये जो पैसा है ना, ये मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड ने अपने पास नहीं रखा, इसको बाकी जो बेटे हैं उनको दिया, और उनका एक बेटा था नाथन रोथस्चाइल्ड जो लंदन गया था, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और एम्बिशियस, अपने बाप पे गया था ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा तगड़ा। उस बंदे को सबसे ज़्यादा पैसा गया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वही बात कि मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड जो इंसान है ना, ये बहुत ही विजनरी था। इसको पता था कि जब नेपोलियन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है एम्पायर्स के खिलाफ, तो बाकी जो एम्पायर्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली ही नेपोलियन को हराने के लिए आएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा एम्पायर है ब्रिटिश एम्पायर, जिसकी मतलब यूके मतलब लंदन। और ये हुआ भी 1803 में नेपोलियन के द्वारा जब वॉर स्टार्ट करा गया ना, तो 1805 में ब्रिटिश एम्पायर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया फ्रांस के ऊपर। वही हुआ जो मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड ने अपने विजनरी तरीके से सोचा। अब उनको ये बात पता थी कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तगड़ा है, ठीक है। देखो, हर बिजनेस में रिस्क होता है, और वो रिस्क जो है वो इस रोथस्चाइल्ड फैमिली ने भली भांति लिया है। ये लोग लॉस से नहीं डरते थे, बस इनको ये था कि हम उस साइड खड़े होने चाहिए जो जीतेगा। अब इनको पता था, मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड को स्पेशली पता था, उसके बेटों को, कि भाई ब्रिटिश एम्पायर जो है वो फ्रांस से नहीं हारेगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एम्पायर है, वो बहुत पावरफुल है। हारेगा तो बिल्कुल भी नहीं, जीतेगा नहीं जीतेगा वो श्योर नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को फ्रांस को हराने के लिए सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के आसपास लड़ाई नहीं करनी, जहां जहां फ्रांस ने कब्जा कर रखा है वहां भी जाना पड़ेगा। इनफैक्ट उसको फ्रांस के अंदर जाना पड़ेगा ताकि वो नेपोलियन को हरा सके। और मेयर एम्शेल रोथस्चाइल्ड को ये बात पता थी कि जब ब्रिटिश एम्पायर के सोल्जर्स बाहर निकलेंगे, उस टाइम तक जो आर्मी होती थी ना, वो सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर की नहीं होती थी, वो बाहर की भी होती थी। जैसे हेसे कैसल की आर्मी दे दी, बाकी कहीं और से आर्मी आ रही है, किसी और एम्पायर की आर्मी आ रही है, या फिर मर्सनरीज हुआ करते थे। मर्सनरीज या आर्मीज जो हैं ये पैसे के लिए काम करती थी। इस टाइम तक लॉयलिटी एम्पायर के लिए इतनी बची नहीं थी आर्मीज के अंदर। तो इतना उनको क्लियर था कि जब ब्रिटिश एम्पायर की जो आर्मीज हैं, हायर्ड आर्मीज, मर्सनरीज, जब वो फ्रांस के अंदर या आसपास लड़ रही होंगी ना, तो उनको पैसा चाहिए होगा। पैसा नहीं, उनको गोल्ड और सिल्वर चाहिए होगा, क्योंकि ब्रिटिश जो करेंसी है वो फिर से फ्रांस और उसके आसपास के जो एम्पायर्स है उसमें काम नहीं करेगी। वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं वो लेंगे नहीं, और जो वॉर है वो कई साल चलता है। तो सोल्जर्स को वहाँ लड़ने के लिए सिल्वर और गोल्ड चाहिए ही होगा सरवाइव करने के लिए। इसीलिए उसने अपने 5 बेटों को बाहर भेजा था, जिन्होंने इस वॉर के प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने से पहले ही गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और इनके 5 भाइयों के जो नेटवर्क है वो कैपिटल्स के बीच में तो है ही। एट द सेम टाइम एक जो सबसे छोटा भाई था, जेम्स रोथस्चाइल्ड, उस बंदे ने पेरिस के अंदर अपनी बैंक बना ली थी ऑलरेडी, बैंक सेटल डाउन कर ली थी, पेरिस ब्रांच ऑफ द रोथस्चाइल्ड बैंक। और इस बैंक का फायदा क्या है? जब ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स वहां लड़ेंगे या मर्सनरीज लड़ेंगे, ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर उनको कोशिश तो करेगा ही कि ब्रिटिश करेंसी में पेमेंट करी जाए। उनके पास ब्रिटिश करेंसी होगी जो फ्रांस नहीं लेगा, तो वो सस्ते दामों पे, जैसे कि 100 रुपए के 50 रुपए की वैल्यू से, 60 रुपए की वैल्यू से, 70 रुपए की वैल्यू से जेम्स रोथस्चाइल्ड की बैंक लेगी पेरिस के अंदर, जो फ्रांस में है, जब वो लड़ रहे होंगे ब्रिटिश एम्पायर के सोल्जर्स। और वो वहां से पैसे लेंगे, जो कि और कोई नहीं ले रहा है पूरे फ्रांस के अंदर, क्योंकि वो क्यों ले भाई, वो तो करेंसी उनकी है ही नहीं, और वो खत्म थोड़ी हुआ है अभी। अगर कल को तुम ब्रिटिश एम्पायर वाले हार गए तो तुम्हारी करेंसी यहाँ किस काम की बचेगी? जेम्स रोथस्चाइल्ड अपनी बैंक में उस करेंसी को लेता था, और वो वहां से सप्लाई करता था अपने 5 भाई के नेटवर्क्स के थ्रू, जो पहुंचता था नाथन रोथस्चाइल्ड के पास, जो लंदन में था। और लंदन में तो वो करेंसी बिल्कुल बेनिफिशियल है, बिल्कुल परफेक्टली यूजेबल है। एट द सेम टाइम जितना जितना पैसा नाथन रोथस्चाइल्ड के पास इकट्ठा होता जा रहा है सस्ते दामों पे, और साथ में उसके फादर का जो पैसा आया है, जो सो फार कहीं ना कहीं घूम फिर के प्रिंस विलियम के ही पैसे से आया है, वो पैसे से नाथन रोथस्चाइल्ड ने अच्छी खासी क्वांटिटी में गोल्ड खरीदना शुरू करा। और जब ब्रिटिश करेंसी सोल्जर्स यूज नहीं कर पाए ना फ्रांस और फ्रांस के आसपास के एम्पायर्स के पास, जिस टाइम पे वॉर चल रहा था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने ये साफ साफ जाहिर करा था कि हम फ्रांस को तो हरा देंगे, लेकिन हम अपने सोल्जर्स की मजबूरी से हार जाएंगे अगर हमें इनफ गोल्ड और सिल्वर नहीं मिला तो। क्योंकि भाई सालों सालों इंसान भूखा तो नहीं रह सकता, सोल्जर्स क्यों लड़े तुम्हारे लिए अगर तुम उनको गोल्ड और सिल्वर नहीं दिला सकते। करेंसी तो आपकी जो है वो फायदा नहीं कर रही है। और यहाँ से नाथन रोथस्चाइल्ड ने बाकी 5 भाइयों की हेल्प के बाद मिलियंस ऑफ यूरोस का जो गोल्ड है ना, वो ट्रांसफर करा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को अपने ट्रांसपोर्ट और अपने नेटवर्क के द्वारा। अब 5 भाइयों ने अपने नेटवर्क्स भी बना लिए थे। यार इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप किसी जगह 15 साल रहते हो और सिर्फ नेटवर्क्स क्रिएट करना शुरू करो ना किसी एक शहर में, तो एटलीस्ट आप
100 150 200 किलोमीटर का एरिया तो कवर कर ही लोगे। इन पांचों भाइयों ने तो जो अपने नेटवर्क्स क्रिएट करे थे ना, उसमें शिप से लेके घोड़ा तांगा से लेके कबूतरों को भी ये यूज़ करते थे अपने नेटवर्क्स के लिए, कि भाई हमें अगर इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है, हमें गोल्ड सप्लाई करना है, हमें कुछ भी सप्लाई करना है, तो वो पांचों भाई पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई करते रहते थे। नाथन रॉथस्चाइल्ड ने इतना गोल्ड दिया ब्रिटिश एम्पायर के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को कि वो गोल्ड जो है ना, वो रीजन बना कि ब्रिटिश एम्पायर ने 1815 में फ्रांस यानी नेपोलियन को इस वॉर में हरा दिया। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे वॉर खत्म हो गया तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है उसकी एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रोथ हुई, क्योंकि वो जब गोल्ड सप्लाई कर रहे हैं तो वो कमीशन भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, और ब्रिटिश एम्पायर का ट्रस्ट जो था वो भी टॉप पे पहुंच गया। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ऐसी फैमिली बन गई कि भाई इससे अगर आप सलाह नहीं ले रहे हो, सजेशन नहीं ले रहे हो, गवर्नमेंट्स इससे सजेशन नहीं ले रही है इस फैमिली से, तो फिर आप बेवकूफ हो। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि गोल्ड सप्लाई कराओ और जो करेंसी का सर्कुलेशन था वो किया, नहीं, उस टाइम तक गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ चुके थे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब गवर्नमेंट को कभी डेवलपमेंट के लिए या फिर वॉर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो वो लोगों को बोलती है कि भाई हमें 10 लाख रुपए चाहिए, 1-1 लाख के हम 10 बॉन्ड जारी कर रहे हैं, आप हमें 1-1 लाख करके 10 लाख रुपए दो 10 बंदे, और आपको 1 लाख हम 5 साल बाद दे देंगे, और साथ में आपको हर महीने 4-5 हजार रुपए कुछ भी रकम तय हो जाएगी, उस हिसाब से आपको पेमेंट भी करते रहेंगे हर महीने, ताकि आपकी एक रेगुलर कमाई भी हो गई और आपके जो पैसे हैं वो वापस आपको बाद में मिल जाएंगे। ये बॉन्ड्स होते हैं सिंपल। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत लंबे टाइम से बॉन्ड्स इशू करते थे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास जब बहुत अच्छा खासा पैसा हो गया वॉर को चलते चलते ही, तो उन्होंने बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बॉन्ड्स में भी अच्छा खासा डील करना शुरू कर दिया। और वही नेटवर्क जिससे वो गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते थे, मान लो ब्रिटेन से उनको गोल्ड पोर्तुगल या फिर फ्रांस में सप्लाई करना है गोल्ड, जो नाथन रॉथस्चाइल्ड उसमें एक्सपर्ट हो चुका था। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी था कि पूरे यूरोप के अंदर ज्यूस फैले हुए थे और ज्यूस का कोई कंट्री था नहीं, तो वो वॉर में ऐसा किसी की तरफ से लड़ नहीं रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन जीते कौन ना जीते। एट द सेम टाइम मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि एक और चीज रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में बोली जाती है कि ज्यूस की ये एक तरीके से कबाल है या फिर एक शैडो है, जहाँ पे ज्यूस जो है वो बहुत पावर होल्ड करते हैं, और वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो उसी ने इसराइल की बहुत हेल्प करी और ज्यूस के लिए उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन एक्चुअली ना नेपोलियन जो बंदा था ना, नेपोलियन यानी फ्रांस, वो इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहा था और इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, जिसमें ज्यूस भी आते थे। तो एक्चुअली ज्यूस के राइट्स के लिए जो लड़ रहा था ना, वो एक्चुअली नेपोलियन था। बाकी एम्पायर्स जो थे उसमें ज्यूस को तो गीटोस के अंदर रहना पड़ता था। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ज्यूस के लिए सब कुछ किया या फिर ज्यूस का कुछ कबाल था इसके पीछे, ऐसा नहीं है। बाद में उन्होंने इजराइल की बहुत हेल्प करी, वो चलो आगे बात करेंगे। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या सीन है कि अब गवर्नमेंट अगर बॉन्ड्स बेचेगी अपने सिटीजन्स को तो वो धीरे धीरे बिकेंगे, टाइम लगेगा, काफी उसमें माथापच्ची है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली यूजुअली उसके बीच में घुस गई। जब गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स बिकवाने हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक साथ सारे बॉन्ड्स खरीद लेगी, पैसे दे देगी गवर्नमेंट को भी फायदा है, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी फंड्स मिल गए, भाई मजा आ गया। और फिर रॉथस्चाइल्ड फैमिली धीरे धीरे उन बॉन्ड्स को बेचती थी, और वो बॉन्ड्स को भी बेचती इस हिसाब से थी कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे जब फाइनल बैटल हुआ ना नेपोलियन वॉर का, द बैटल ऑफ वाटरलू जिसे बोलते हैं 1815 में, तो जब नेपोलियन वॉर में नेपोलियन हार गया तो उसकी जो न्यूज़ थी ना, वो ब्रिटेन पहुंचने में जितना टाइम लगना था उससे कई घंटे पहले रॉथस्चाइल्ड फैमिली को यानी नाथन रॉथस्चाइल्ड को ऑलरेडी न्यूज़ मिल चुकी थी कि ब्रिटिश एम्पायर जीत चुका है। क्यों? क्योंकि भाई जिस नेटवर्क से वो लोग गोल्ड सप्लाई करते थे, उसी नेटवर्क के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज से कहीं ज़्यादा तेज कर सकते हैं। अपने नेटवर्क में वो कबूतर से लेके घोड़े से लेके हर चीज़ इस्तेमाल करते थे, और जब उनके पास पहले न्यूज़ पहुंच गई तो ऑब्वियसली वो जो बॉन्ड्स हैं उनको कब खरीदना है कब बेचना है वो जाने। हो सकता है वो बॉन्ड्स को ज़्यादा ना बेचें, खरीद के रखें, क्योंकि अगर वो जीत गया है ब्रिटिश एम्पायर तो जो ब्रिटिश करेंसी की वैल्यू है वो ऊपर जाने वाली है, तो बॉन्ड्स क्यों बेचने हैं, अपने पास रखो और पैसे कमाओ अच्छे खासे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की एक्सपोनेंशियल इतनी गंदी अच्छे लेवल पे ग्रोथ हुई कि इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली बन गए पूरी दुनिया की। एट द सेम टाइम वो एक ऐसी फैमिली बन गए जिसमें पैसे की वैल्यू तो छोड़ो, आप कंट्रोल मैटर करने लग गया। कंट्रोल कैसे? वो लोग डिसाइड करते थे कि किसको लोन देना है। जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया था उन्होंने ऑस्ट्रिया को। फ्रांस में जो पेरिस ब्रांच ऑफ रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी उसने फ्रांस को रिबिल्ड करने में हेल्प करी। कई सारे एम्पायर्स और कंट्रीज को उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया, वो इस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और जब कोई लोन देगा किसी गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली उसकी भी कुछ शर्तें होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, और ये जो कंडीशंस थी ये एक्चुअली रियलिटी है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल नहीं बोलते इसको। अब यार आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो तो आप भी तो अपनी कुछ कंडीशंस रखोगे। इतना इन्फ्लुएंस लिटरली उनका था कि वो गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवा सकते थे
अपनी कंडीशंस पे वो अपने लोन दे सकते थे। ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हो और बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। खैर अभी इस पे काफ़ी सारी बातें रह गई, टाइटैनिक और क्या रोथस्चाइल्ड फैमिली आज भी कंट्रोल करती है पूरी दुनिया को, कितनी पावर और इन्फ्लुएंस उनका आज भी है, वो सारी बातें पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि जेपी मॉर्गन के डिस्कशन के बिना ना ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक जो है ना वो एक्चुअली जेपी मॉर्गन ही ओन करते थे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में।